नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। खबर है कि मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर बहस कराना चाहती है, जबकि देश के सामने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। यानी जिस मसले का हल 75 साल पहले संविधान सभा ने कर दिया था, उस जिन्न को फिर बोतल से निकालने की कोशिश हो रही है। अगर अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार गैर जरूरी मुद्दों को महत्व देने लगे तो क्या संसदीय व्यवस्था अपनी वास्तविक भूमिका निभा पाएगी? आखिर देश के सामने कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार बात नहीं करना चाहती? इतिहास की समस्याओं को खींचकर वर्तमान का विषय बना देने से देश का बुरा होगा या भला? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र सिर्फ 18 दिन चलेगा, यानी समय कम है, और विपक्ष ने तय किया है कि वो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य बाकी दलों ने भी एसआईआर, चुनाव आयोग की भूमिका से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी भारत को हाल में जो किरकिरी मिली है वो भी उसके एजेंडे में है। लेकिन इन तमाम मुद्दों का जवाब मोदी सरकार अपने उसी अंदाज में देने की तैयारी कर रही है जैसे कि बीजेपी नेता चुनाव के दौरान नजर आते हैं, यानी जिस अंदाज में नजर आते हैं। अहम मुद्दों को दरकिनार करके भावनात्मक मुद्दों की आग सुलगाई जाए। तो विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब में मोदी सरकार ने तय किया है कि वंदे मातरम पर बहस होगी। खबर देखिए, यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। Government keen on Parliament discussing Vande Mataram during winter session weeks after row over national song। यानी अभी कुछ दिन पहले ही इस पर काफी बहस हुई थी वंदे मातरम पर। अब सरकार चाहती है कि संसद में भी यह विषय उठे। सरकार का इरादा क्या है, यह साफ हो रहा है। इस खबर में बताया गया है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया है कि एसआईआर पर बहस नहीं हो सकती क्योंकि यह मामला अदालत के विचाराधीन है। चुनाव आयोग पर भी बहस नहीं हो सकती क्योंकि वो स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। यानी कई राज्यों में बीएलओज की आत्महत्या, एसआईआर के जरिए लोगों की नागरिकता तय करने की जो कोशिश है, यह संवैधानिक सीमा का अतिक्रमण है या नहीं, इस पर भी चर्चा नहीं हो सकती। पर इसी खबर में यह बताया गया है सरकारी सूत्रों के हवाले से कि सरकार वंदे मातरम पर बहस कराएगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले वंदे मातरम अचानक चर्चा में आ गया था। यह 7 नवंबर की तस्वीर है, इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली। यहां पर वंदे मातरम लिखे जाने के 150 साल होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करके साल भर तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया था, जैसा वो लगाते रहते हैं, नेहरू जी पर। क्या कहा था उन्होंने कि 1937 में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने गीत के महत्वपूर्ण पदों को जानबूझकर हटा दिया था। इससे गीत की आत्मा को अलग कर दिया गया। यह कृत्य विभाजनकारी था और देश के विभाजन की बीज बोने जैसा था। खूब अखबारों में छपा, इसकी चर्चा हुई, पर ऐसा लगता है कि मोदी जी का मन भरा नहीं। अब संसद के शीतकालीन सत्र में भी नेहरू जी को एक बार फिर कोसा जाएगा वंदे मातरम के जरिए। यह जवाब होगा विपक्ष के उन तमाम सवालों का जो सरकार को असहज कर सकते हैं। यानी पहले से एक ऐसी पेशबंदी जिससे जरूरी मुद्दों पर बात ना हो पाए। वैसे वंदे मातरम पर मोदी जी जो कह रहे हैं वो सच्चाई से थोड़ी दूर नहीं है, बहुत बहुत दूर है। दरअसल नेहरू ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस से लेकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तक वंदे मातरम के पहले 2 बंद ही गाए जाने के पक्ष में थे और संविधान सभा ने इसी पर मोहर लगाई थी। यह किस्सा हम आपको सुनाए इससे पहले एक अपील कि सत्य हिंदी यूं ही बेखौफ और बेबाक पत्रकारिता करता रहे तो आप सहयोग दीजिए। अब तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड ना किया हो तो कर लीजिए, फौरन से पेशतर। इतना सहयोग तो आप कर ही सकते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे वंदे मातरम की, तो एक तस्वीर देखिए, ये संविधान सभा की
तस्वीर है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू। 24 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के महज 2 दिन पहले संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐलान किया, और वह ऐलान ये था, घोषणा कि भारत का राष्ट्रगान टैगोर रचित जन गण मन होगा और वंदे मातरम के स्वीकृत 2 अंतरों को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस पर कोई बहस नहीं हुई। यह संविधान सभा के अध्यक्ष का आदेश था, जिसे सबने स्वीकार किया। मोदी जी के प्रातः स्मरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी विरोध नहीं किया। यह अलग बात है कि मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में बनी सरकार के मंत्री की हैसियत से वंदे मातरम का नारा लगाने वालों का दमन करने में मुखर्जी काफी आगे थे। मुखर्जी ही क्यों, मोदी जी जिस आरएसएस की शाखा से निकले हैं, उसने भी आजादी की लड़ाई के दौरान कभी वंदे मातरम का नारा लगाकर सड़कों पर अंग्रेजों से आजादी की मांग नहीं उठाई। लेकिन आज आरोप उन नेहरू जी पर है, जिन्होंने लगभग 10 साल आजादी की लड़ाई में जेल काटी, कुर्बानियों की मिसाल कायम की। बहरहाल संक्षेप में बता दें कि वंदे मातरम का विवाद क्या है। यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। ये ही वंदे मातरम के रचनाकार हैं। ये ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा में थे, आईसीएस एक तरह से नहीं, आईसीएस नहीं थे उस समय, ये डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और डिप्टी कलेक्टर के पद पर नौकरी शुरू की थी और काफी आगे तक गए थे। काफी इनाम इकराम अंग्रेजों ने इन्हें दिया था। शायद लोगों को यह जानकर हैरानी हो कि इस गीत के जो 2 अंतरे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, वही मूल गीत था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना 1872 से 1875 के बीच एक स्वतंत्र गीत के रूप में की थी। बाद में उन्होंने एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ। यह उपन्यास बंकिम द्वारा प्रकाशित बंग दर्शन पत्रिका में दिसंबर 1882 से जुलाई 1883 के बीच प्रकाशित हुआ। इसके 3रे अध्याय में इस गीत को शामिल किया गया 4 और अंतरों के साथ। और उपन्यास में यह गीत अब देवी दुर्गा की आराधना का गीत बन चुका था। यानी पहले जो 2 बंद थे वो दरअसल धरती के सौंदर्य, उसके सुजलाम सुफलाम होने की प्रशंसा में गीत था। शस्य श्यामलाम है वो धरती, ये कहा जा रहा था। वो अचानक 4 बंद जोड़े जाने से देवी दुर्गा की आराधना का गीत बन गया। बहरहाल ये उपन्यास 18वीं सदी के मध्य बंगाल के सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जिसमें निशाने पर बंगाल का नवाबी शासन था और उपन्यास पर मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़काने के आरोप लग रहे थे। जो उसकी भाषा थी, जो अंदाज था, और उसमें साफ साफ कहा गया था कि अंग्रेज अब आ गए हैं और इससे हमें मुक्ति मिल गई है मुस्लिम शासन से, तो अब इससे अंग्रेजों को क्या परेशानी हो सकती थी। बहरहाल इस पूरे उपन्यास की भावभूमि से अलग वंदे मातरम, ये 2 शब्द राष्ट्रीय भावना को प्रकट करने का माध्यम बन गए और तेजी के साथ लोकप्रिय हुए। कांग्रेस ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उस दौरान यह गीत गाया गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। इसे खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। उन्होंने ही राग देश में इसका संगीत भी तैयार किया था। इस गीत को और लोकप्रियता मिली 1905 के आसपास, जब बंगाल के विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन फूट पड़ा। तो फिर ये 1937 में क्या हुआ था, जिसका जिक्र मोदी जी कर रहे हैं। दरअसल इस साल अंतरिम सरकार बनी थी और मुस्लिम लीग ने विधानमंडलों में वंदे मातरम के गाने का विरोध किया था, यह कहते हुए कि यह देवी काली की आराधना है और मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा वर्जित है। जाहिर है मुस्लिम लीग का मकसद इस मुद्दे पर सांप्रदायिक विवाद पैदा करना था। ध्यान दीजिए, उस समय तक पाकिस्तान का कोई विचार नहीं था, यानी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, वो 1940 में हुआ। मुस्लिम लीग दरअसल कांग्रेस पर यह आरोप लगाना चाहती थी कि मुसलमानों को वो मूर्ति पूजा के लिए मजबूर कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की एक सॉन्ग कमेटी थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और मौलाना आजाद भी थे। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से सलाह मांगी और जवाब में टैगोर ने जो कहा, पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिखकर, उसमें
ये उनकी सलाह थी। वो लिखते हैं, मैं इस बात को मुक्त भाव से स्वीकार करता हूं कि बंकिम की पूरी वंदे मातरम कविता अगर अपने संदर्भ के साथ पढ़ी जाए तो इसकी व्याख्या इस तरह से हो सकती है कि मुसलमानों की भावना को चोट पहुंचे। यानी ये बात गुरुदेव टैगोर भी मान रहे थे कि इस गीत से मुसलमानों की भावनाएं आहत हो सकती है। जाहिर है कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था कि ना हिंदू राष्ट्र ना मुस्लिम राष्ट्र, एक भारतीय राष्ट्र जिसमें सब शामिल हो, सबको साथ लेकर आगे चला जाए। और इसलिए उसने लंबे विचार विमर्श के बाद इस गीत के पहले 2 अंतरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में 1937 के फैजपुर अधिवेशन में मान्यता दी और बाद में उसके हर अधिवेशन की शुरुआत इसी गीत से होती रही। यह परंपरा आज भी जारी है। यानी जिस विवाद को 88 साल पहले हल कर लिया गया था और जिस पर संविधान सभा ने भी मुहर लगा दी थी 75 साल पहले, पीएम मोदी फिर उसी पर बहस कराना चाहते। क्यों चाहते हैं ऐसा? इसलिए कि मीडिया की बनाई धारणा के उलट भारत इस समय ऐसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से घिरा हुआ है जो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी का खुला बयान है। सबसे पहले हाल की कुछ घटनाएं देखिए जिन पर संसद के शीतकालीन सत्र में बहस हो सकती है और हुई तो सरकार फंसेगी। चीन ने दक्षिणी तिब्बत बताते हुए अरुणाचल प्रदेश पर फिर से अपना दावा किया है। लगातार वो बोलता जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उसके जवाब में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हद तो यह है कि नेपाल ने अभी अपना एक 100 रुपए का नोट जारी किया है जिसमें भारतीय कब्जे वाले कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखा दिया गया है। यानी चीन के साथ सीमा पर तनाव का नया दौर शुरू हो रहा है और नेपाल जैसा छोटा देश जो सांस्कृतिक रूप से हमेशा भारत के साथ जुड़ा रहा है वो भी तेवर दिखा रहा है। यह भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक असफलता है। लेकिन एक खबर और है और वो खबर भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख गिराने वाली है, शर्मिंदा करती है। यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से रेटिंग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत के आर्थिक आंकड़ों, जीडीपी डेटा पर सवाल उठाए और इसे सी ग्रेड दिया है। जो 4 ग्रेड होते हैं ABCD, उसमें नीचे से दूसरा। यह आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर आधारित आकलन है। आईएमएफ का दरअसल एक काम का तरीका है, हर साल देशों की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करता है। 27 नवंबर को अपनी जो उसकी रिपोर्ट आई है आर्टिकल 4 कंसल्टेशन, इसमें आईएमएफ ने भारत के नेशनल अकाउंट्स जीडीपी डेटा को B से घटाकर C रेटिंग दी है। इसका मतलब है कि आईएमएफ को भारत सरकार से मिलने वाले आंकड़े विश्वसनीय नहीं लग रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी में उसे परेशानी हो रही है। अभी भी जो जीडीपी का कैलकुलेशन है वो 2011-12 को बेस ईयर मानकर किया जा रहा है, जबकि आईएमएफ कहता है कि आज की अर्थव्यवस्था जिसमें डिजिटल और सर्विस सेक्टर अब बहुत बड़ा हो गया है वो सही रूप से दिखाया नहीं जाता। नया बेस ईयर 2022-23 अपनाने की सलाह दी गई है। यानी भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर आईएमएफ जैसी संस्था सवाल उठा रही है। आईएमएफ ने यूं तो भारत की ग्रोथ को 6.6% अनुमानित किया है, लेकिन अगर आंकड़े कमजोर हों तो नीतियां गलत हो सकती हैं और इस आईएमएफ की इस रेटिंग का असर भारत में होने वाले निवेश पर पड़ सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा बना तो सरकार के तमाम दूसरे दावे भी संदिग्ध हो उठेंगे और जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है उस पर भी सवाल उठेंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि वंदे मातरम जैसा विवाद संसद के पटल पर लाया जाए, विवाद हो, कुछ लोग बहिष्कार करें, कुछ लोग हंगामा करें और फिर जो मूल सवाल हैं उससे जान बच जाए। वैसे मोदी जी 11 साल से सत्ता में हैं, 1 दशक से ज्यादा। इतने दिन काफी होते हैं किसी देश को बेहतरी की राह पर ले जाने के लिए। पूरा बदलाव ना भी हो तब भी दिशा बेहतरी की होनी चाहिए, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। आखिर आज भारत कहां खड़ा है ये देखिए। गरीबी, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत के बारे में कहा गया है
कि 23.4 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं, और जो इस लिहाज से देखें तो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 132वां है। दुनिया में तकरीबन 197 देशों का कुनबा है, 132वां। भूखमरी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 111वां स्थान, स्कोर है 27.3। ये गंभीर स्तर है कुपोषण का। भारत में 13.7% बच्चे कुपोषित हैं, यानी उन्हें पर्याप्त पोषण या ऐसा खाना जिससे स्वास्थ्य बने वो नहीं मिल पाता है। प्रति व्यक्ति आय का मामला देख लीजिए। अभी वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025 में सालाना $2,900, ये एक निचले मध्य वर्ग आय वर्ग का देश माना जा रहा है भारत। जबकि चीन में जो 40 साल पहले लगभग बराबर था, वहां पर $12,000 से ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय। आप कितने पीछे हैं? 4 गुना चीन आपसे आगे। प्रेस की आजादी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 180 देशों में 151वां है, 51वां, और लगातार साल दर साल ये नीचे गया है पिछले 10 सालों में। जो मीडिया का पूरा मसला है, वहां पर स्कोर 31.28 है। मीडिया काफी दबाव में है। और लोकतंत्र की क्या स्थिति है? भारत दूसरा सबसे या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जनसंख्या के हिसाब से। वहां पर डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2025 के कहा गया है 41वां स्थान। फ्लॉट डेमोक्रेसी है भारत, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। ये वो मोर्चे हैं जिस पर किसी देश को सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत मोदी काल में लगातार पीछे गया है। मीडिया इन सवालों पर जनता को जागरूक करता था 2014 के पहले। ऐसे तमाम सवाल मीडिया में बीच बहस होते थे, गरीबी, बेरोजगारी। लेकिन अब मीडिया की खुद बुरी हाल है। मुख्यधारा के इक्का दुक्का संस्थान जो सच बोलने का साहस दिखाते भी थे, उनका मालिकाना बदल दिया गया है। आपको NDTV का मामला पता होगा कि किस तरह से डॉक्टर प्रणय राय से छीनकर गलत तरीके से अडानी को चैनल बिकवा दिया गया। बहुत से आरोप लगे, जांच हुई, और अब कह दिया CBI ने कि डॉक्टर राय पर लगे आरोप दरअसल गलत थे। बहरहाल मालिकाना तो बदल गया, अडानी ने खरीद लिया NDTV। तमाम वो पत्रकार जो सवाल उठाते थे, सबके सब नौकरी से बाहर कर दिए गए। संसद में अगर इन सब चीजों पर बहस नहीं होगी तो कहां होगी? क्या मैं मान लेना चाहिए कि भारत अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी से क्लोज्ड डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है, जिसकी आशंका वीडेम की 2024 की रिपोर्ट पे जताई गई है? मतलब भारतीय लोकतंत्र तेजी से तानाशाही की ओर सरक रहा है। ये गंभीर सवाल है जो भारत की संसद में बीच बहस ना आए, इसकी कोशिश सरकार लगातार कर रही है। जाहिर है अब जनता को अफसोस से कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को, शो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो उसका ऐप है उसको डाउनलोड करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें, हमारा सहयोग करें। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.